जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया की जंग आज टैंक्स और मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, बल्कि सबसे ज्यादा मजबूत हथियार है करेंसी और कोड। इसी से ये जंगें लड़ी जाती हैं। और आज साइलेंट वॉर में एक नया वेपन ऑफिशियली मैदान में आ चुका है, ब्रिक्स का गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी। और ये जो करेंसी यूनिट है, ये 8 दिसंबर, अगर हम 2025 की बात करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ इजिप्ट, ईरान, यूएई जैसे कंट्रीज एक साथ इस पूरे सिस्टम पर काम शुरू कर चुके हैं। और यूएस डॉलर है, उसको बाईपास करता हुआ सीधा सीधा ये नजर आ रहा है, और सीधा ट्रेड सेटलमेंट में ये काम आने वाला है। तो ये कोई क्रिप्टो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ना ही ये कोई एकेडमिक थ्योरी है। और ये एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। वेस्टर्न जो हेजमनी है, या फिर हम कहते हैं कि एक जो डोमिनेंस रही है उसके खिलाफ। और जो सबसे बड़ा डर डर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये कितना बड़ा डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज है, इस पूरे इस थ्रेड को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ उमेश जी है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, उमेश जी, डॉलर डोमिनेंस की बात आती है हमेशा, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत बड़ा डर था इस बात का कि कहीं ब्रिक्स कोई ऐसा कदम ना उठा ले। जब ब्रिक्स कंट्रीज ट्रेड बिना डॉलर के एक सेटल करने लगते हैं, क्या डॉलर का जो स्लो मोशन डिक्लाइन है वो शुरू हो चुका है? और साथ ही ये अपडेट तो देखिए अमर जी, डॉलर के अंदर जो रिजर्व करेंसी स्टेटस है वो एक्चुअली हम्म। डिक्लाइन होता जा रहा है। पहले जो रिजर्व, जो हम्म। फॉरेन कंट्रीज अपनी अर्निंग्स, जो रिजर्व है वो डॉलर में रखते थे, वो 71% था। अभी ये कम से हम्म। कम अराउंड 55 to 58% पहुंच चुका है। तो हम्म। आप ये देख लीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कंट्रीज है अपने एसेट्स को शिफ्ट कर रही है फ्रॉम डॉलर डिनोमिनेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू अदर रिजर्व। कुछ सालों से, 2022 से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और रूस के 300 बिलियन डॉलर जब वेस्ट ने कन्फिस्केट कर लिया था, एक तरह से जो ब्रिक्स है और ग्लोबल साउथ के अंदर एक डर सा फैल गया कि अगर अमेरिका रूस को पनिश कर सकता है तो किसी को भी कर सकता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स गोल्ड लेना चालू किए और हर साल 1000 टन उन्होंने लेना चालू किया है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है कि रशिया के पास जो गोल्ड रिजर्व है वो 300 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। चाइना भी गोल्ड लेता जा रहा है। रशिया के पास 2400 टन गोल्ड है, चाइना के पास 2300 टन गोल्ड है, भारत के पास 880 टन गोल्ड है। और कहीं ना कहीं गोल्ड का जो वैल्यू है वो एक तरह से फिनेंशियल मॉनिटरी आर्किटेक्चर में हमको समझ में आया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है, दिस इज अ साइलेंट डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको लोग बोलते हैं डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। बट एक चीज है, दो चीज होती है। एक तो आप रिजर्व्स के लिए यूज करते हो, एक चीज होता है ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हो। अब ब्रिक्स कंट्री अपना जो ट्रेड है, अपना जो एनर्जी ट्रेड है, कमोडिटी ट्रेड है और डिफेंस ट्रेड के लिए दे विल बी यूजिंग दिस न्यू यूनिट। ये प्लान ऑलरेडी बन गया है, जिसके अंदर अगर आप वो स्क्रीन में लगा दे, इसमें अराउंड 40% जो वो वैल्यू रहेगी, वो गोल्ड की वैल्यू जो रहेगी, जो न्यू करेंसी की वैल्यू रहेगी, जिसको ब्रिक्स यूनिट बोलते हैं, उसमें गोल्ड का जो प्रतिशत रहेगा वो 40% रहेगा। रेस्ट 60% जो रहेगा वो रहेगा चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की करेंसी से। देखिए, ब्रिक्स के अंदर आज भी आप समझ लीजिए, अगर 60% बास्केट ऑफ करेंसीज में होता है तो इकोनॉमी वाइज चाइना जो है बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि टोटल ब्रिक्स के अंदर जो ये बास्केट ऑफ करेंसीज आप नेक्स्ट 60% में भी देखेंगे, चाइना का जो लेवरेज रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली मैं बता देता हूँ 30 to 35% रहने वाला है। क्योंकि जो चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर्स भी है, फिर बाद में उसके पास एक तरह से बाकी भी रिसोर्सेस है वर्ल्ड का, वो एक तरह से
फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसमें क्या होगा, रोज एक्सचेंज रेट निकलेगा और उसके साथ रीएडजस्टमेंट होगा। इसमें एक चीज है कि जो डॉलर की हिजेमनी है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है इन अ लॉन्ग टर्म। लोगों को हम्म, एक तरह से ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, पर ये ऑल्टरनेटिव इतना भी बड़ा नहीं है कि डॉलर को रिप्लेस कर देगा। ग्लोबल ट्रेड में अभी भी डॉलर का डोमिनेंस बना रहेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसी बात है कि नया सिस्टम बन गया है, ब्लॉकचेन के ऊपर बन गया है, पेमेंट सिस्टम्स को इंटरलिंकिंग की बात भी चल रही है, और उसके साथ ये जो यूनिट करेंसी है, इसके आने से वर्ल्ड में एक जो ग्लोबल साउथ है उन लोगों को एक तरह से अ, एक ऑप्शन मिल गया कि नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड सेटलमेंट कर सके। और जी। एवरी डॉलर जो ट्रेड है जो मूव करता है, इससे डॉलर के अंदर उसकी जो उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम होता जा रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था मैं 100% सेक्शन लगाऊंगा अगर किसी ने भी ब्रिक्स करेंसी को प्रमोट किया। अब सैंक्शंस और ये सब टैरिफ्स तो लग ही रहे हैं। और सवाल उमेश जी भारत का भी कर लेते हैं कि जो भारत के सामने एक चैलेंज है वो ये कि इंडिया जो है वो डॉलर बेस्ड जो सिस्टम है उसका भी हिस्सा है और ब्रिक्स का भी कोर मेंबर है। तो इंडिया के लिए क्या ये चैलेंजिंग हो सकता है कि क्या भारत दो नावों की सवारी कर रहा है, ऐसा कुछ कोई स्ट्रेटेजिक डिलेमा तो नहीं भारत के लिए बनेगा? देखिए, भारत अपना एक ही एजेंडा परस्यू कर रहा है कि वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के ऊपर काम कर रहा है। आप हम्म। ये देखिए कि रशिया के साथ भी हम रूबल रुपी में ही एग्रीमेंट कर रहे हैं। मेन करेंसी हमारा जो लोकल करेंसी ट्रेड का, हम एक तरह से हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। कम से कम 200 प्लस स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुल चुके हैं। अब इससे क्या हो रहा है, भारत सरकार प्रमोट कर रहा है रुपी और अदर करेंसी कंट्री ट्रेड, लोकल करेंसी में हम ट्रेड करेंगे और सेट ऑफ के लिए कोई दूसरा एक तरह से हम कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर डूइंग दिस। अब इससे क्या हो गया है, बहुत बड़े चैलेंजेस हो गए हैं क्योंकि रशिया के पास अक्यूमुलेटेड रुपीज है जिसका वो हम्म। कहीं भी यूज नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जरूरत से ज्यादा अगर कहीं पे सेटलमेंट होना रहेगा तब इस मैकेनिज्म को यूज किया जाएगा। ट्रेडिंग के लिए मोस्टली मेरे मेरे ख्याल से भारत सरकार लोकल करेंसी में ट्रेड करना एक तरह से दे विल ट्राई टू डू दैट। चाइना भी हम्म। वही कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि चाइना ये टोटली इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो और एक चीज है, आप ये भी देखिए कि जो ब्रिक्स का जो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। अब ये चीज देखने वाली बात है कि क्या भारत की प्रेसिडेंसी में पेमेंट सिस्टम्स इंटरलिंकिंग होगा, क्या ये यूनिट जो करेंसी है जिसके ऊपर अभी ट्रायल रन चालू हुआ है उसका कोई फॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि आप देखिए वेस्टर्न मॉनेटरी आर्किटेक्चर जैसे स्विफ्ट है और बाकी सब सिस्टम्स है, अभी तक जो ब्रिक्स है उन्होंने ऐसा कोई सिस्टम, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम अभी तक क्रिएट नहीं किया है। मैसेजिंग सिस्टम जैसे स्विफ्ट है, अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा। दूसरा एक चीज है, ये ब्लॉकचेन पे बनेगा। लोग बोलते हैं कि जल्दी हो जाता है, सब चीज सही है, पर विश्वसनीयता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि चाइना जो है उसने अपनी करेंसी डीवैल्यू करके रखी है 25%। वो उसने अपनी करेंसी को रीवैल्यू करने की जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर लोगों को आपके ऊपर भरोसा करना है तो आप अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली लो नहीं कर सकते ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। ये सबसे जी। बड़ा चैलेंज होने वाला है। और जी। एक चीज है कि ये एक ऑप्शन बना रहेगा, मतलब एक तरह से लोगों हम एक तरह से ट्रायल एंड टेस्टिंग करेंगे, पर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन राइट नाउ नॉट पॉसिबल, ये मेरा मानना है। ओके उमेश जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो यूनिट है ये जो रशिया ईरान जैसी सैंक्शन इकोनॉमीज हैं उनके लिए एक स्केप कॉरिडोर बन सकता है क्या? ये उनके लिए लाइफलाइन हो चुकी है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज, जैसे आपने बताया रशिया है, फिर बाद में ईरान है, फिर अभी वेनेजुएला को भी सैंक्शन करके रखा है, अफगानिस्तान को करके रखा है। अमेरिका की दादागिरी के अगेंस्ट वो जब भी अगर नेक्स्ट टाइम सैंक्शंस की बात करेगा तो हम्म। ग्लोबल साउथ और बाकी कंट्रीज बता सकते हैं कि भैया हमारे पास ये यूनिट सिस्टम है। अगर आपने हमें अगर सैंक्शन किया है तो हम अपना सारा ट्रेड बाकी कंट्रीज के साथ यूनिट में करेंगे।
और एक और एक चीज देखिए, ब्रिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा चीज है रशिया है, ईरान है, फिर ये दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग और एक्सपोर्टिंग दोनों चीज करते हैं। और पहले क्या होता था, 2024 तक जितने भी जो ऑयल का ट्रेड होता था, पेट्रोल का ट्रेड होता था, वो पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट में होता था। ये 1974 में जी। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ डील की थी 50 साल के लिए, जो 2024 में खत्म हो गया है। अब ऐसा है ओके। कि जो सऊदी अरेबिया अपना जो ट्रेड है चाइना के साथ, वो पेट्रो युआन में करने लग गया। और भारत के साथ भी अभी हम पेट्रो रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए यूएई और बहुत सारे गल्फ की कंट्री से भी हम बात कर रहे हैं कि आप रुपी में करिए। तो ये एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी ट्रेडिंग चालू हो चुका है। अब धीरे धीरे ये होगा। देखिए, सबसे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे दो मेजर इकोनॉमीज है, इंडिया और चाइना, दोनों सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ऑफ ऑफ क्रूड ऑयल। भारत कम से कम मेरे ख्याल से एक दिन में मेरे ख्याल से 4.5 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता है, और ये बहुत बड़ी मात्रा है। और इसी के अंदर आप देख लीजिए, जिस हिसाब से प्रेशर आया है भारत के ऊपर कि वो डिस्काउंटेड रशियन क्रूड न ले, तो भारत की अहमियत बढ़ जाती है। और भारत अगर ये ट्रेड अगर टोटली अगर नॉन डॉलर में करना चालू कर दे, एक हम्म। बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट आ सकता है। कहीं ना जी। कहीं इसके लिए सबसे बड़ा एक चीज है कि अमेरिका को डिस्काउंटेड इंडियन ऑयल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई इश्यू नहीं है। उसको ये जी। डर है कि अगर हम कंप्लीटली ये जो ट्रेड है, हम अभी डॉलर में नहीं कर रहे हैं, हम लोकल करेंसी में कर रहे हैं। कल अगर हम इसको ब्रिक्स यूनिट में करें, तो डॉलर का डोमिनेंस एक तरह से लोगों को सिग्नल मिल जाता ना कि राइट। रशिया और इंडिया कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, एक गेटवे करेक्ट। मिल जाता है। वो रोकना चाहता है रशिया को, इसके लिए हमको बोल रहा है कि डिस्काउंटेड आप मत लो, आप हमसे लो, हम आपको सब कुछ देने को तैयार है। और भारत हम्म। ने भी एक तरह से रिस्पॉन्ड किया, भारत ने भी बोल दिया कि वी आर नॉट फॉर डी डॉलराइजेशन। हम एक तरह से ट्रेड चाहते हैं, अनइंटरप्टेड ट्रेड चाहते हैं। इसके लिए हम उस मैकेनिज्म में रहना चाहते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हो। जी। उमेश जी, एक और सवाल मेरे दिमाग में है, वो ये कि अगर ये यूनिट स्केल अप करता है, तो जो गोल्ड प्राइसेस हैं, क्या वो परमानेंटली हायर बैंड में चले जाएंगे? देखिए, आज की डेट में जितनी मनी सप्लाई है गोल्ड का वर्ल्ड के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम में मनी सप्लाई है डॉलर का, और सारी कंट्रीज क्या कर रही है, पैसे छाप के मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम में डाल रही है। उस हिसाब से गोल्ड का दाम $20,000 होना चाहिए, 20 से 25 हजार डॉलर होना चाहिए आउंस का। आज भी गोल्ड आपको 4,300 में मिल रहा है। तो हम्म। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि मनी सप्लाई के अनुपात में गोल्ड का प्राइस अभी भी कम है। इट इज जस्ट हम्म। 20% ऑफ व्हाट इट शुड एक्चुअली बी। तो गोल्ड हम्म। का कोई मैं आपको एक चीज बोलूं, नो बडी कैन प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ गोल्ड। गोल्ड हम्म। गोल्ड कैन डबल एनी टाइम। आप सोच सकते हैं तो कि मैं जब मैं फिनेंशियल, सिर्फ मोटा-मोटा आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर यूनिट स्केल अप होता है, तो क्या गोल्ड प्राइसेस परमानेंट हायर बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे? डेफिनेटली ये एक तरह से हाई ऑर्बिट में जा चुका है। मैं आपको वो हम्म। बता रहा हूँ, ओके। यही आपको बता रहा हूँ। जी, उमेश जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब ये सारा कुछ सामने आ रहा है, तो यूएस, यूरोप का जवाब किस तरह का हो सकता है? क्या कोई सैंक्शन, रेगुलेशंस या कोई फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे? और साथ ही साथ जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, उनको लेकर उनका उनका क्या रेलेवेंस बाकी रह जाएगा अगर ब्रिक्स का सेटलमेंट सिस्टम अपना चल पड़ा तो? देखिए, सबसे पहली बात है कि ब्रिक्स का सेटलमेंट सिस्टम इतना जल्दी अडॉप्शन नहीं होगा जैसे हम समझ रहे हैं। आज हुँ। वर्ल्ड के अंदर एक ट्रूली अगर कोई ग्लोबल करेंसी है, वो आईएमएफ का एसडीआर है, स्पेशल हुँ। ड्राइंग राइट्स है, जो ऑलरेडी बास्केट ऑफ करेंसीज में है। उसमें डॉलर, यूरो, यॉन, फिर बाद में पाउंड, वो सब उसके अंदर ऑलरेडी है। ये जो ब्रिक्स का यूनिट है, इसके अंदर गोल्ड का एक तरह से आगे डाला हुआ है, और ब्रिक्स कंट्रीज की करेंसी होने वाली है। तो कहीं ना हुँ। कहीं आप ये देखिए कि ये जो ब्रिक्स कर रहा है, वो रीमोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड कर रहा है। ठीक है, जो हुँ। गोल्ड को वापस लेके आ रहा है। अब हुँ। देखने वाली बात है कि आईएमएफ अपने एसडीआर में क्या गोल्ड डालेगा। अगर ये गोल्ड को डाल देता है आईएमएफ अपने
एसडीआर में, अंबर जी सच बोलता हूँ, गोल्ड के अंदर गोल्ड का कोई दाम नहीं रहेगा। एवरी अदर सेंट्रल बैंक विल स्टार्ट बाइंग गोल्ड, और यहाँ तक हो सकता है कि सरकारें आपकी गोल्ड होल्डिंग को लिमिट कर सकती है। ये अमेरिका में ऑलरेडी हो चुका है। 1933 में अमेरिकन को बोला गया अपना अपना गोल्ड 20 डॉलर आउंस में हमारे पास दे दो। तो ये कोई नया प्रेसिडेंट नहीं है, बट अगर रिमोनेटाइजेशन हो जाता है तो गोल्ड का दाम कहीं ना कहीं चले जाएगा। और एक तरह से आईएमएफ कैसे रेस्पॉन्ड करता है ब्रिक्स की ये डेवलपमेंट में, ये देखने वाली बात है। क्या इससे यूएन के अंदर रिफॉर्म्स होंगे, क्या आईएमएफ के अंदर रिफॉर्म्स होंगे, क्या बास्केट ऑफ करेंसीज में, मैंने हमेशा आपके एक शो पे बोला है कि अल्टीमेटली ग्लोबल करेंसीज में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का एसडीआर को आना जरूरी है, जो बास्केट ऑफ करेंसीज है। इसके अंदर इसके अंदर आपको रूबल, रुपी, रान, दिरहम्स और ये रियाल को आपको डालना पड़ेगा। जब तक आप इन 5 करेंसी को नहीं डालते हो, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो, तब तक एक तरह से ये ग्रिडलॉक चलता रहेगा। ये ग्रिडलॉक कितने दिन तक चलेगा ये देखने वाली बात है। बट यूनिट के कारण आईएमएफ और ब्रिक्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर चालू हो चुका है, जिसमें ब्रिक्स ने रीमोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड करके आईएमएफ से एक तरह से बोलते हैं ना कि उनके जो एसडीआर है उससे उससे उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करना अनिवार्य हो जाएगा। इतने दिन क्या कर रहे थे, ये कंट्रीज अवॉइड कर रहे थे, वेस्टर्न कंट्रीज। अब उनको समझ में आ जाएगा कि हमें ग्लोबल मल्टी ऑर्डर में जो ग्लोबल मल्टीपोलर ऑर्डर में हमें बाकी कंट्रीज को भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू हैपन। दिस विल बी द की फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक्स एंड आईएमएफ टुगेदर इनटू अ न्यू मॉनेटरी आर्किटेक्चर, जिसमें ग्रेजुअली डॉलर का जो रिलायंस है वो धीरे धीरे कम होगा और डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी होगा। उमेश जी, ग्लोबल साउथ को ये यूनिट या करेंसी जो भी कहें, ये किस तरह से हेल्प कर सकती है? उस पर क्या असर नजर आएगा? देखिए, इससे जो वोलेटिलिटी है डॉलर के हिसाब से, उसके अंदर एक तरह से रिलीफ मिल सकता है। बाकी कंट्रीज को डॉलर पे डिपेंडेंस नहीं हो सकता है। वो एक तरह से फिनेंसिंग, जो बड़ी इकोनॉमीज है उसके ऊपर लिबरल फिनेंसिंग ले सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी कंट्रीज को हम एक तरह से लिबरल फाइनेंसिंग देते हैं, हम उनको क्रेडिट लाइंस देते हैं कि आप हमसे ले लीजिए, बाद में हम आपसे उसको सेट ऑफ कर लेंगे। ये बहुत सारा अरेंजमेंट चालू हो सकता है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा उनको, और उनको यूएस की दादागिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा एक तरह से आप ये देखेंगे, दिस विल बी द मेजर थिंग। बिल्कुल, काफ़ी बड़ा ये कदम ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन उमेश जी, क्या सिर्फ़ ट्रेड सेटलमेंट टूल है, या फिर ये एक अल्टरनेटिव रिज़र्व करेंसी प्रोटोटाइप? मैं इस यूनिट की बात कर रही हूँ। देखिए, ऑलरेडी आप ये देखिए कि इस प्लान के अंदर जो बताया जा रहा है, सारी कंट्रीज को, जो 5 बड़ी कंट्रीज है, उनको अपना गोल्ड एक जगह उनको रखना पड़ेगा। उनको कहीं पे मतलब सिस्टम में रखना पड़ेगा। और मतलब समझ लीजिए 100 टन से चालू कर लेंगे तो 100 टन एवरी कंट्री विल हैव टू कीप विद एट अ पर्टिकुलर प्लेस। फिर उसको रख के आपस में ट्रेड सेटलमेंट किया जाएगा। देखिए, अभी तक ये बहुत ही मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज में है, इसके ऊपर काम चल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज को अपने लॉस ट्वीक करने पड़ेंगे, अपने फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, यूनानिमिटी लानी पड़ेगी, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, क्लियरिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, मैसेजिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। सब लोगों को एक कॉमन पेज पे आना पड़ेगा। टाइम लगेगा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। मैं जैसे बोल रहा हूँ, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक ऑल्टरनेटिव आ गया है डॉलर पे। अभी हमें डॉलर के ऊपर कंप्लीट रिलायबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन है। अमेरिका अभी आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा पाएगा जैसे अभी वो कर रहा है अपनी मनमानी। दिस इज द ओनली थिंग आई गेट इट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। बिल्कुल। और अगर हम कहें कि ये द यूनिट शायद आज एक पायलट प्रोजेक्ट या प्रोटोटाइप की हम बात करें, लेकिन हिस्ट्री में अक्सर जो पायलट्स हैं
वही पावर शिफ्ट का सिग्नल देते हैं और डॉलर का फॉल आज या कल ना हो, लेकिन जब दुनिया ऑल्टरनेटिव्स बनाना शुरू कर देती है तो डोमिनेंस का जो अंत है वो अपना आप वहीं से शुरू हो जाता है। गोल्ड को वापस ट्रेड सेंटर में लाना, एआई को लीडरशिप देना और डॉलर को बाईपास करना, ये सब मिलकर एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल जो ऑर्डर है वो रीराइट हो रहा है और सवाल एक ही है कि अमेरिका अब क्या करेगा और किस तरह का रिएक्शन इस पर और हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। मुझे बहुत धन्यवाद हमारे साथ अमन इस चर्चा। अमन जी, मैं जी बस कुछ। ये बोलूंगा कि ये एक तरह से ट्रांजिशन है, एक तरह से नया ऑर्डर भी बनेगा। जी। ब्रिक्स इज नॉट द फाइनल थिंग। आप वर्ल्ड के अंदर दो ऐसी इंस्टीट्यूशंस नहीं रह सकती जो पैरेलली एक तरह से अपना फिनेंशियल सिस्टम चला सकेंगे। अब वेस्ट डोमिनेटेड आईएमएफ रहेगा या ब्रिक्स डोमिनेटेड ये ब्रिक्स यूनिट रहेगा, इन दोनों के हम्म। बीच में कन्वर्जेंस होगा और वो कन्वर्जेंस ही फाइनल आउटपुट होने वाला है। अब ये जो है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन फेज, जिसके हम्म। अंदर ग्रिडलॉक होंगे, डेडलॉक होंगे। कुछ तरीके से लोगों को समझ में आएगा कि साथ में मिलने की काम होगा, यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म होगा, आईएमएफ का रिफॉर्म होगा, स्पेशल ड्राइंग हम्म। राइट्स में बाकी करेंसीज को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि तभी जाके ट्रू ग्लोबल मल्टीपोलर वर्ल्ड के थ्रू हम बढ़ सकते हैं। बस यही मैं बोल रहा हूँ बस। बहुत धन्यवाद उमेश जी, एक बार फिर से आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।